आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे महल की। नहीं, मैंने बताया था जहां बैठे हो वहीं वही निकाल लो। तो क्या निकाला आपने? महल ही निकाली दे। चलो देखो। देखो महल, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे महल में हवा महल है। देखिए हवा महल अपने कहाँ है, तो जयपुर में हवा महल बना हुआ है। उसके बाद पूछा जाता है इसका निर्माण जो है वो कब करवाया गया था। तो निर्माण 1799 ईस्वी में। और किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह जो थे वो इसके क्या है, निर्माण करता है। इसके वास्तुकार लालचंद है, लालचंद उस्ता। इन्होंने इनका मतलब वास्तुविद जो थे इस महल के वो कौन थे? लालचंद उस्ता है। मंजिल कितना है? तो मंजिल 5 है। पांचों मंजिल याद रखना जरूरी है। तीसरी पूछ ली, लास्ट वाली पूछ ली, पहले नंबर की पूछ ली, इसलिए जो है आपको मंजिल याद रखना क्या है, आवश्यक है। तो मंजिल 5 है। देखो क्रम से बता दूं मैं इनको। इधर ये सोचो आपका महल है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। सबसे पहले ये आपकी सरहद है, शरद हो गई। 2 नंबर जो है आपकी रतन। 3 नंबर आपकी विचित्र है। 4 नंबर आपकी प्रकाश है। 5 नंबर जो है आपकी हवा है। याद रखना जरूरी है। और कैसे याद रख सकते हैं अपन, देखो मानो ये जो बिल्डिंग है ये 5 मंजिल होती है, तो आपको सबसे अच्छी हवा कहाँ देखने को मिलती है? सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है उसी में तो देखने को मिलती। तो सबसे ऊपर क्या हो गई आपकी? हवा हो गई। भाई अपन छत के ऊपर शाम सुबह जाते हैं, क्यों जाते हो? देखने के लिए, चारों तरफ मुंह फाड़ने के लिए ऐसे थोड़ी जाते हैं। हवा खाने के लिए जाते हैं, ताकि बाहर चुम की हवा लग जाए हमें। तो याद रहेगा सबसे ऊपर हवा होती है। अब ये 5 मंजिल बिल्डिंग है, इसमें सबसे ज्यादा जो सर्दी होती है वो कहाँ होती है? अगर आप रूम लेके रहते हो, ऊपर वाले रूम में रहते हो तो वो तपता है। जबकि नीचे वाला रूम है तो वो क्या है, वो ठंडा है। मतलब वहां क्या है, सर्दी है। फिर 2 नंबर है रतन। जिसे आपके पास है तो मैं कहूंगा पीस मत दो आप, तुम मुझे क्या दे दो, रतन दे दो, है ना? तो रतन बोला 2। आप कभी देखना अगर 5 आदमी बैठे हो तो बीच का आदमी विचित्र होता है। अब जो बीच में बैठे हैं वो आप देख लो भाई विचित्र हो कि नहीं हो, है ना? 5 लाइन, एक ही लाइन है 5 तो अपने आप को विचित्र माने। तो बीच में विचित्र है। बीच में कौन बैठता है? बोला विचित्र। अब देखो ये 4 नंबर ऐसे लिखता हूं मैं। अब इस 4 को मैं ऐसे करके क्या बना सकता हूं? प्रकाश बन रहा है ना। तो 4 नंबर क्या हो गई? प्रकाश हो गई। 5 भी आपको पहले याद है, सबसे ऊपर हवा, सबसे नीचे शरद, बीच में विचित्र और रतन 2। प्रकाश में आपने देखा क्या लिखा हुआ था? 4 लिखा हुआ था। ऐसे है। अब देखो शायद एग्जाम एग्रीकल्चर की हो सकती है, सुपरवाइजर वाली। एक प्रश्न पूछा हुआ है, उसमें ये शरद ऑप्शन नहीं आया था। वहां जो शरद मंजिल है उसको प्रताप मंदिर भी कहते हैं। शरद को प्रताप मंदिर भी कहते हैं।
अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा इसको प्रताप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बनाया किसने था, तो प्रताप सिंह ने बनाया था ना, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रताप कह रहे हैं। तो ये आपकी क्या होगी जी, प्रताप मंदिर भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद चलिए, कुल जाली झरोखे व खिड़कियां, खिड़कियां, तो कुल जाली झरोखे व खिड़कियां 953। बड़ी खिड़कियां जो हैं 365 है। इसका जो आकार है इस महल का वो कृष्ण के मुकुट समान है, कृष्ण के मुकुट समान है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि कृष्ण के मुकुट के समान है। इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं वो यहां पर बलुआ पत्थर है, बलवा। इस महल की जो ऊंचाई है वो है 88 फीट। इस दीवार की जो चौड़ाई है, दीवार की चौड़ाई वो है 1.5 फीट। 1.5 फीट दीवार की क्या है, चौड़ाई है। इस महल में नीम नहीं है, नीम नहीं है, नीम नहीं है। अपने घर पर हमें क्या कहा जाता है कि मकान की नींव जितनी अच्छी होगी मकान की वैलिडिटी उतनी अच्छी होगी, उतना ही मकान जो होगा मजबूत होगा। लो भाई ये तो 1799 बना था, अब आप देख लो हम 2025 में चल रहे हैं तो फिर भी वैसा का वैसे बना हुआ है? इसको एयर दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर दुर्ग भी कहते हैं। सीधी सी बात है, हवा यानी क्या होता है, एयर ही तो होता है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एयर दुर्ग। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने इसलिए करवाया था ताकि जो रानियां वगैरह हैं, जो शाही सवारियां निकाली जाती है उनके वो दर्शन कर सके। भाई पहले राजाओं के खूब सारी रानियां दासियां ऐसे होती थी, और सब जो हैं रानियां वगैरह पर्दे में रहती थी, तो खुले में जैसे अपन बारात को देखते हैं ऐसे तो देख नहीं सकते। इसलिए उस महल में खड़ी होकर के जाने वाली जो सवारियां होती थी उनको देख करके आनंद की अनुभूति किया करती थी, तो इसलिए इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये आपके हवा महल थे। तो हवा महल आपने देखा कहाँ है, तो जयपुर में। कब बनाया गया, देखो ये शुरू के 3% सबसे ज्यादा आते हैं। आपका जयपुर 1799 और सवाई प्रताप सिंह है, ये 3% बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। वास्तुकार आपकी लालचंद उस्ता है। मंजिल आपने देखा 5 है, जो नीचे वाली पहली मंजिल उसको शरद कह रहे हैं, शरद को एवं प्रताप। 2 नंबर रतन, 3 विचित्र, 4 प्रकाश और 5 हवा है। उसके बाद देखा कुल जाली झरोखे की खिड़कियां तो 953 है, बड़ी खिड़कियां 365 है। इसका आकार कैसा था, तो कृष्ण के मुकुट के समान इसका आकार था। उसके बाद देखा पत्थर कैसे हैं, यहाँ बलुआ पत्थर है, ऊंचाई है वो 88 फीट ऊंचाई है। दीवार की चौड़ाई कितनी है, 1.5 फीट है, और नीम नहीं है। और कह क्या रहे हैं हम, एयर दुर्ग कह रहे हैं। तो ये हो गया आपका हवा महल। चलो जी अगला महल है आपका जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा आपके जोधपुर में है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो सरदार सिंह ने करवाया था। निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो क्या कहोगे, सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था। निर्माण कब हुआ था, तो 1906 में निर्माण हुआ था। और राजस्थान का प्रथम ताजमहल कहते हैं, प्रथम ताजमहल कहते हैं, महल कहते हैं। तो प्रथम ताजमहल किसे कहते हैं, जसवंत थड़ा को कहते हैं। अभी आपने देखा जसवंत थड़ा कहाँ है, जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया,
सरदार सिंह ने। कब निर्माण हुआ था? 1906। और राजस्थान का क्या कहते हैं? प्रथम ताजमहल इसको कहा जाता है। चलो जी, जसवंत थड़ा हो गया जी। अब है अबली मीणी का महल। देखिए ये महल अपने कोटा में है। अबली मीणी का महल कहाँ है? कोटा में है। इसका जो निर्माण करवाया था राव मुकुंद सिंह ने। ये राव मुकुंद सिंह है, इन्होंने निर्माण करवाया था। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं, दूसरा ताजमहल कहते हैं। यहाँ क्या हुआ था कि कोटा की राजा थी राव मुकुंद सिंह, वो शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। वहाँ जंगल में एक लड़की मिलती है, वो लड़की है, वो कौन है? अबली मीणी है। पहले क्या होता था, प्यार जल्दी हो जाता था, तो इनको भी प्यार हो गया वहाँ। अबली मीणी से कहा कि फिर मिलना यहीं। तो अबली मीणी ने कहा यहाँ कैसे मिल सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि तेरे लिए महल बना देता हूँ। तो फिर अबली मीणी के लिए महल बनाया। अब प्यार में कुछ भी बनाओगे तो वो क्या कहला जाता है? ताजमहल कहलाता है। भाई शाहजहां ने कैसे कहते हैं कि मुमताज़ से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी याद में ताजमहल बनाया था, तो इसलिए इसको उपाधि क्या मिल गई? ताजमहल की उपाधि मिल गई। वैसे ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में है। और यहाँ जो शाहजहां है उसने बनाया था, शाहजहां ने। और ये जो ताजमहल बनाया था इसने मुमताज़ की याद में, मुमताज़ की याद में। और देखो एक खास बात और है, अपने अपने जो जग मंदिर है, जग मंदिर, ये बना हुआ है पिछोला झील में। पिछोला झील उदयपुर में है। यहाँ पर जो है आपका जग मंदिर है, इसका निर्माण जो प्रारंभ किया था, निर्माण प्रारंभ वो किया था जगत सिंह प्रथम ने। जबकि इसका निर्माण जो पूरा किया था वो किया था, सॉरी उल्टा हो गया, निर्माण प्रारंभ करण सिंह आएगा। निर्माण प्रारंभ है करण सिंह और पूरा किया था जगत सिंह प्रथम ने। पूरा किसने किया? इस जग मंदिर में जब आया तो यहाँ से शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। मतलब शाहजहां ने शरण ली थी, यहाँ शाहजहां ने शरण ली थी। शाहजहां जो मुगल बादशाह है उसने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया था। विद्रोह करने के पश्चात 1622 में शाहजहां जो है यहाँ पे आता है और शाहजहां को ताजमहल बनाने की यहाँ से क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी। फिर देखो नीमच छावनी से, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज सैनिकों ने, अंग्रेज सैनिकों ने शरण ली थी, ने शरण ली थी। ठीक है, जो 40 सैनिक थे उन्होंने क्या ली है? शरण ली थी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जग मंदिर, ध्यान रखना कहीं कईयों के दिमाग में आ गया गुरुजी अपन पढ़ रहे थे महल और बीच में आ गया मंदिर। इसका नाम जग मंदिर है लेकिन ये क्या है? महल है। इसको मंदिर नहीं समझिएगा, क्या है ये? महल है। पिछोला झील में जो है ये बना हुआ है और पिछोला झील जो है आपके उदयपुर में है। निर्माण प्रारंभ करण सिंह ने किया था लेकिन करण सिंह पूरा नहीं करवा पाए तो जगत सिंह ने पूरा किया था। और शाहजहां को ताजमहल बनाने की यहाँ से क्या मिल गई? प्रेरणा मिल गई। नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज सैनिकों ने यहाँ पर क्या लिया? शरण ली है। एक है जग निवास। देखो ये पिछोला झील में ही है। कहाँ है? पिछोला झील। और पिछोला झील अपने उदयपुर में यहाँ है। इसका निर्माण जो करवाया था जगत सिंह ने, लेकिन जगत सिंह इस बार जो है सेकंड है। ठीक है, तो ये जग निवास है, वो जग मंदिर था। दोनों ही जो हैं
पिछोला झील उदयपुर में बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? पिछोला झील उदयपुर में। चलो हाँ, लेक पैलेस भी कहते हैं इसे, क्योंकि झील के अंदर बना हुआ है इसलिए अपन लेक पैलेस कहेंगे इसको। एक है जय निवास। देखो जय से उठा करके हम क्या बना सकते हैं? जय से अपना जिला बनता है ना जयपुर, और फिर जय से उठा करके जय सिंह बना सकते हैं, जय सिंह सेकेंड, या बोलो सवाई जय सिंह। तो इस सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया, ने निर्माण किया था इसका। तो देखो जय से जय को उठा लोगे आप, जय से जयपुर बना लोगे, और जय से जय सिंह बना लोगे, लेकिन जय सिंह कौन सा? सेकंड बनाओगे। सवाई जय सिंह जिसको अपन कहते हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। एक जल महल ले लेते हैं। जल महल अपने यहीं है, जयपुर में है, और इसका निर्माण भी सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। किस झील में बना हुआ है? तो मानसागर झील जो है इसमें बना हुआ है। ठीक है, कौन सी झील में बना हुआ है? मानसागर झील में ये बना हुआ है। तो जल महल कहाँ है? जयपुर में है। और जय सिंह सेकंड जो है, या सवाई जय सिंह जो है, उसने बनाया था, और मानसागर झील है जयपुर में, उसमें ये बना हुआ है। चलो अगला, उम्मीद भवन। ये खूब चर्चा में रहता है उम्मीद भवन। तो देखो उम्मीद भवन अपने जोधपुर में है। कहाँ बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है ये उम्मीद भवन। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बनाने वाले आदमी का नाम भी क्या है? उम्मेद सिंह है, इसलिए इसका नाम उम्मीद भवन पड़ा। वैसे तो इस महल को चित्र पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्र पैलेस भी इसको कहते हैं। इस जो चित्र पैलेस है या आपका उम्मेद भवन जो है, इसमें चित्र पत्थर लगे हुए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? चित्र पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्र पैलेस कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा रिहायशी महल जो है वो आपका ये महल ही है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो उम्मेद भवन है, ये घड़ी संग्रहालय बना हुआ है। क्या है? घड़ी संग्रहालय। और 5 स्टार होटल है ये। इसके रूप में है 5 स्टार। अपने जैसे हैं तो वहाँ जा भी नहीं पाते। आप देखना मुकेश अंबानी जैसे, टाटा बिरला जैसे लोग होते हैं ना, उनके बच्चों के जो वो होते हैं ना, ये रिंग सेरेमनी, ऐसे प्रोग्राम होते हैं उधर। तो अभी आपको वो पता है, आनंद अंबानी उनका बेटा, उनका जो कोई प्रोग्राम सा रखा गया था, बेटी का कौन सा प्रोग्राम रखा गया था, वो रिंग था, पता नहीं, इनके अलग अलग प्रोग्राम होते हैं अलग अलग जगह। कहीं पर मेहंदी की रस्म होती है तो कहीं पर और कोई रस्म होती है। तो उम्मीद भवन देखो, अपने उम्मीद भवन जोधपुर में है। निर्माण उमेर सिंह ने किया है। निर्माण किसने किया है? तो क्या कहोगे? उमेर सिंह ने निर्माण किया है। इसे चित्र पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्र पैलेस भी कहते हैं। अकाल रात कार्यों में से निर्माण हुआ था इसका। कैसे हुआ था? अकाल रात कार्यों में। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। 5 स्टार होटल है यहाँ। घड़ी संग्रहालय है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? घड़ी संग्रहालय। तो यहाँ उम्मीद भवन आपने देखा कहाँ है? तो जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया? उमेर सिंह ने। और चित्र पैलेस भी कहते हैं। अकाल रात कार्यों में निर्माण हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। और 5 स्टार जो हैं होटल है यहाँ। और ये क्या है? घड़ी संग्रहालय है। ये बात है इसमें। वास्तुकार है लॉन्गचेस्टर को, ये
हेनरी वॉन लैनचेस्टर, ये जो है यहाँ के क्या है, वास्तुकार है। ठीक है, तो हेनरी है, ये हेनरी वॉन लैनचेस्टर जो है इसके क्या है, वास्तुकार है। चलो ये हो गया आपका उम्मेद भवन हो गया। एक थंबा महल है, एक थंबा महल है। देखो एक थंबा, ये आपके जोधपुर में है। इसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रहरी मीनार भी कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों में से कोई सा नाम भी आ जाता है एग्जाम में इसमें से। तो यहाँ आपने देखा एक थंबा महल है, वो जोधपुर में है, और या तो लिखा आएगा कि एक थंबा महल कहाँ है, या लिखा आएगा प्रहरी मीनार कहाँ है, तो कहाँ है, जोधपुर। इसी से मिलता जुलता हो रहा है, और वो है एक थंबिया महल है। ये एक थंबिया महल कहाँ है, तो आपके डूंगरपुर में निर्माण करवाया था शिव सिंह की राजमाता ज्ञान कंवरी ने। तो एक थंबिया पूछे तो वो कहाँ है, एक थंबिया डूंगरपुर में, और एक थंबा पूछे तो एक थंबिया अपन ने देखा कहाँ है, निर्माण किसने करवाया है, तो शिव सिंह की राजमाता ज्ञान कंवरी ने। और इसके चारों ओर, जैसे महल है एक थंबिया, ये महल है, ये अपना है एक थंबिया। इसके चारों ओर भी मंदिर है, वो मंदिर क्या महल है, जैसे लक्ष्मण है एक तरफ उदय है, एक तरफ कुमाण है, और एक तरफ विजय है। तो ऐसे क्या बने हुए हैं, इसके चारों ओर महल बने हुए हैं। ठीक है, इसका ऐसे पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं बना हुआ है, तो ये चार बने हुए हैं, इसके अलावा जो आए तो वो क्या है, नहीं बना हुआ है। तो उदय है, लक्ष्मण है, विजय है, और कुमार है। कुमार नहीं, कुमार। ठीक है, तो ये एक थंबिया हो गया आपका। तो एक थंबा कहाँ है, जोधपुर। क्या कह रहे हो आप, प्रहरी मीनार। एक थंबिया कहाँ है, डूंगरपुर में। किसने बनाया था, शिव सिंह की राजमाता ज्ञान कंवरी ने। एक तरफ विजय, एक लक्ष्मण, एक उदय, और एक कुमार, ये चार महल चारों ओर बने हुए हैं। अगला महल है आपका डीग महल। तो देखिए डीग महल अपने डीग में ही है, निर्माण सूरजमल जाट ने। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं, डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। इसे फवारों की नगरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फवारों की नगरी भी कहते हैं। इतना ही नहीं, जो आपका डीग है, यहाँ शाहजहाँ का काले पत्थर का झूले नुमा सिंहासन रखा हुआ है। यहाँ मुगल शैली में एक उद्यान है, मुगल उद्यान कह सकते हो आप, वो यहीं पर बना हुआ है। यहाँ एक झील भी है, कृष्ण पटवार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कृष्ण सागर झील। तो यहाँ पर ये वो कृष्ण सागर झील है इस महल के पास में। तो डीग महल आपने देखा कहाँ है, डीग में। किसने बनाया है,
सूरजमल जाट ने बनाया है इसको। फिर डी को हम क्या कह रहे हैं, जल महलों की नगरी कह रहा है। और क्या कह रहे हो, फंवारों की नगरी। और क्या कह रहे हो आप, शाहजहाँ का काले पत्थरनुमा सिंहासन रखा हुआ है। मुगल उद्यान यहाँ बना हुआ है। और कृष्ण सागर झील है यहाँ। तो अभी डी कहाँ है, निर्माण। क्या कहोगे, और क्या कहोगे, और क्या कहोगे, मतलब मुगल कहोगे नहीं, मुगल बादशाह शाहजहाँ का एक काले पत्थर का सिंहासन है जो संगमरमर से बना हुआ है, काला संगमरमर है। और कौन सा उद्यान है, मुगल उद्यान है। और कृष्ण सागर झील। खेतड़ी का महल बड़ा इंपॉर्टेंट महल है जी, खेतड़ी का महल। ये अपने झुंझुनू में है। खेतड़ी का महल कहाँ है, झुंझुनू में खेतड़ी का महल। निर्माण भूपाल सिंह ने किया था इसका 1770 में। इसको राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। पहला जानते हो ना कहाँ है, हम्म, जयपुर में है। शेखावाटी क्षेत्र का हवा महल कहते हैं इसको, शेखावाटी क्षेत्र का हवा महल। तो शेखावाटी क्षेत्र का हवा महल कह रहे हैं अपन इसे। इसको देखकर, इसको देखकर लखनऊ के भूल भुलैया की, लखनऊ की भूल भुलैया की याद ताजा होती है, याद ताजा हो जाती है। मतलब आप लखनऊ के भूल भुलैया देखोगे ना, या शेखावाटी का ये खेतड़ी का महल देखोगे आप, उसको देखकर। हालांकि बता दूं इसमें हवा महल जैसा कुछ नहीं है, फिर भी हवा महल कहलाता है ये। जो हवा महल विशेषताएं होती है वो इस महल में नहीं है, फिर भी इसका नाम क्या है, शेखावाटी का हवा महल है। ठीक है, एक भी विशेषता नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद आए थे। यहाँ कौन आए थे, स्वामी विवेकानंद जी, ये आए थे। किनके समय आए, तो अजीत सिंह नाम का राजा था। इसको जो वास्तविक नाम था विवेकानंद जी का, वास्तविक नाम वो था नरेंद्र नाथ दत्त। इसको जो विवेकानंद जी की उपाधि दी थी वो अजीत सिंह ने दी थी। विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था 11 सितंबर 1893 में। शिकागो जानते हो कहाँ है, अमेरिका, अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर है ना, वहाँ पर है। वहाँ पर इन्होंने धार्मिक एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था। ऐसा कहते हैं कि वहाँ जाने के लिए जो पैसा दिया था ना, वो खेतड़ी के शासक अजीत सिंह ने दिया था। अ, ऐसा कहते हैं कि ये बहुत माइंटेंड थे, तो अपने अजीत सिंह जी बोले कि आप एक धर्म सम्मेलन हो रहा है उसमें भाग लो। तो विवेकानंद जी ने कहा यार मैं कैसे जाऊँगा, ना तो मेरे पास पैसा है ना कोई कपड़े हैं। तो जो केसरिया रंग की पगड़ी और कपड़े पहने थे वो अजीत सिंह जी जो राजा थे उन्होंने दिए हैं। वहाँ जाने के लिए धन उपलब्ध करवाया अजीत सिंह जी ने करवाया था। आप जानते हो विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे। इसलिए तो अपने रामकृष्ण परमहंस संस्था की स्थापना 1963 में की गई थी। ठीक है, रामकृष्ण जो परमहंस है, परमहंस तो राम प्रकाश हो गया क्या
रामकृष्ण। कभी कभी इस हाथ का काम होता है लिखना, तो कई बार क्या लिख देता है पता ही नहीं होता। अब बोल क्या रहा था मैं भी, राम कृष्ण, लिख क्या रहा है राम, ऐसा कई बार हो जाता है। तो 1963 में उद्घाटन किया था, और किया उस समय हमारे एक राज्यपाल थे जिनका नाम संपूर्णानंद जी था। तो संपूर्णानंद जी हमारे राज्यपाल रहे हुए हैं, उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, लेकिन जब ये धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाने वाले थे उससे पहले गुरु जी की मृत्यु हो गई। तो विवेकानंद जी ने सोचा यार अपन वहां चलेंगे लेकिन किससे पूछ के जाएं, अपने गुरु जी तो खत्म हो गए, आशीर्वाद किससे लें। तो उसने सोचा कि गुरु नहीं है तो कोई नहीं है, मैडम तो है, मैडम के पास चलते हैं। तो रामकृष्ण जो परमहंस है उनकी जो पत्नी थी उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि माते हमें आशीर्वाद दो, हम विश्व धरोहर सम्मेलन में सफल होकर लौटे। तो उस मैडम ने कहा कि कल आना, आशीर्वाद लेना है ना, कल ले जाना बोला। विवेकानंद जी भाई ठीक है जी, कल ले लेंगे। विवेकानंद जी दूसरे दिन फिर आए और आगे फिर कहा माते प्रणाम, हमें आशीर्वाद दो कि हम धर्म सम्मेलन में विजय होकर लौटे। तब माता जी ने कहा कि अरे वो अंदर जा, अपने रसोई में जा, वहां चाकू पड़ा वो लेके आ। क्या लेके आ, चाकू। आशीर्वाद फिर भी नहीं दिया, ला करके चाकू दिया। चाकू दिया तो उसके बाद में वो माता बोली आयुष्मान भव और विजय होके के लौटेगा, कि तू विजय होके आएगा। अब विवेकानंद जी धोक नमस्कार करके चलने लगे, लेकिन दिमाग में कीड़ा घूम रहा था यार, ये बात तो कल ही कह सकते थे, भैया विजय होके आना, इसके लिए 2 दिन बुलाने का क्या चक्कर है। तो वापस घुमा, बोला माता हमें एक बात समझ में नहीं आई। बोला बताओ। भाई ये आप कल ही मुझे कह देते भाई आप विजय होके लौटोगे, आपने मुझे 2 दिन का इंतजार क्यों करवाया। बोला मैंने आपकी परीक्षा ली थी, आपके धैर्य की परीक्षा ली है मैंने, वरना ऐसे कोई दोबारा नहीं आता, अगर तू आता तो आता भी नहीं। फिर विवेकानंद जी बोले चलो ठीक है, लेकिन आज आते ही ये बात कह देते भाई विजय हो, जीत के आएगा। वो किचन में से चाकू का आपने कुछ किया भी नहीं, फिर चाकू क्यों मंगवाया था। बोला उसमें भी आपकी परीक्षा थी। बोला परीक्षा कैसे थी। बोला जब आपने जो चाकू मेरे को दिया, वो देने का तरीका, विवेकानंद जी ने जैसे ये चाकू है, इसका नुकीला हिस्सा सामने है, उन्होंने यहां से पकड़ करके चाकू को यूं पकड़ाया था, मतलब खतरा आपने अपनी ओर रखा है और जो सेफ्टी थी वो मेरी ओर रखी है, इसका मतलब आप सदा दूसरों का हित सोचने वाले हो, इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया है कि जा जीत के आएगा। आपन कहना मम्मी चाकू मंगाओ जना आप पकड़ ले ऐसे। और ये मतलब चाकू देने का जो तरीका था उनका अलग था। अब विवेकानंद जी साहब पहुंच गए, अगस्त में ही पहुंच गए अमेरिका, सम्मेलन 11 सितंबर को है, अगस्त में जब वो गए तो वहां कोई मेला लगा हुआ था। अब इन्होंने पगड़ी पहनी और अपने कुर्ता और धोती बांधी और पहुंच गए। अब मेले में बच्चों ने क्या सोचा कि ये कोई बाबा है जो खेल दिखाएगा। आप जानते हो कई बार वो भांड भांड अपने गांव में आता है तो पूरे गांव के बच्चे उसके पीछे हो जाते रोज, अरे 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 ऐसे ढक क्यों रही है भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ ऐसे है। ऐसे होते ही मतलब बच्चे, भाई वो एकदम से जाता रहता है फिर एकदम से घूमता है और घूमते ही बच्चे फिर भागते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो अब विवेकानंद जी के पीछे पड़ गए बच्चे। अब कई बार देखना बच्चों के साथ बड़े भी कई बच्चे हो जाते हैं, तो वो भी विवेकानंद जी के पीछे पड़ गए, कोई किधर से घुसते हमारे, कोई किधर से। विवेकानंद जी एक जगह खड़े हो गए और भाषण देना शुरू। अब जब विवेकानंद जी वहां पर लोगों कुछ बातें बता रहे थे, समझा रहे थे उन्हें, तब कोई महिला थी, वो बड़ी समझदार थी, उसने विवेकानंद जी की बातें ध्यान से सुनी और उसको लगा तो बहुत तेजस्वी व्यक्ति है भाई। पूछा कि महाराज आप कहाँ से। बोला हम हिंदुस्तान से। बोला यहाँ इस मेले में कैसे पधारना हुआ। बोला मेले में नहीं आया मैं तो। बोला मैं तो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ। बोला जी महाराज वो तो बहुत लेट है, 1 महीना है, अभी पूरा 1 महीना है। बोला
इतना जल्दी आ गए आप? बोले वो क्या है कि मुझे तारीख पता नहीं थी। तो तुम्हें नूता नहीं मिला? बोला नहीं, हम हिंदुस्तान वाले तो बिना नूता ही जाते हैं। हाँ, आज भी बहुत से विद्यार्थी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। वो तो ज्ञान देने के लिए चले गए थे, और यहाँ राशन लेने के लिए हैं। गार्डन वालों को हाँ, से विशेष दोस्ती होती है इनकी। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं तो पता नहीं था, मुझे बुलाया ही नहीं किसी ने। क्योंकि उस समय भारत को ये मानते थे कि भारत कमजोर है, ज्ञान मतलब ज्ञान के बारे में कुछ नहीं, अज्ञानी है भारत को, इसलिए अपन को तुच्छ मान के नहीं बुलाया था। अब वो महिला बोली कि आपको बिना निमंत्रण तो घुसने ही नहीं देंगे धर्म सम्मेलन में, फिर आप कैसे जाओगे? उसने कहा देखो मुझे तो कोई पता नहीं था, मुझे पता चला ये ऐसे है। अब वो महिला उसको एक प्रोफेसर के पास ले जाती है। उस समय कोई अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोफेसर था, जिसको मतलब पूरे अमेरिका में इज्जत थी उस आदमी की। प्रोफेसर से जाके रिक्वेस्ट की कि एक आदमी आए हिंदुस्तान से, मैं आपसे उनसे मिलाना चाहती हूँ। उसने कहा हिंदुस्तान से? रहने दे रहने दे रहने, दिमाग चाटेगा भी। बोले नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी है। तो प्रोफेसर से काफी उस महिला ने रिक्वेस्ट किया, तो 2 मिनट मिलने का टाइम दिया। 2 मिनट का दिया था, लेकिन विवेकानंद जी इतने अच्छे वार्तालाप करते थे कि फिर वो तो बस बैठा लिया, बोला और बातें करेंगे अपना। तो प्रोफेसर की चलती थी, इसलिए प्रोफेसर ने एक लेटर बनाया और उसको दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी नज़र में ये संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, और मेरी नज़र में इस धर्म सम्मेलन का विजेता भी यही रहेगा। बोला मतलब प्रोफेसर साहब पहले कहते हैं ऐसे बात करके, भाई साहब इस जैसा ज्ञानी मैंने तो संसार में ही नहीं देखा। अब धर्म सम्मेलन रहा हुआ, तब तक उस महिला ने उसके रहने की व्यवस्था की, रहे विवेकानंद जी वहां। फिर धर्म सम्मेलन हुआ तो पहुंच गए वहां। तो पहले तो उनको घुसने नहीं दिया, बोलो रुक जा, पहले जिनको बुलाया उनको आने दे, बाद में देखेंगे तेरे को। सबसे लास्ट में बुला करके कोने में बिठा दिया, पीछे बैठ जा। अच्छा, विवेकानंद जी अपने साथ अपना जो धार्मिक ग्रंथ गीता वो लेके गए थे। तो बोला इसको कहाँ रखूं? तो ऐसे जैसे हमने टेबल डली हुई है, ऐसे टेबल थी, बोला वहां रख दे। जैसे टेबल पर गीता रखी, अन्य देशों ने भी ऊपर रख दी। जब बाबा जी हम भी कई खुरापाती होते हैं, दूसरे देश का जो महात्मा था बोला देखिए भारत की दुर्दशा देखो, हिंदुस्तान की दुर्दशा देखो, कैसे सबसे नीचे दबी पड़ी है। तब विवेकानंद जी ने कहा था कि ये नीम है जिस पर आप सब लोग टिके हुए हो। बाबा जी चुप, विवेकानंद जी अपनी सीट पर जाके बैठ गए। और जो धर्म सम्मेलन वाले कमेटी वाले थे, बोला इस बाबा में ओदी करनी है, इस बाबा को ऐसा टॉपिक दे दो, एक तो सबसे लास्ट में बोला, और ऐसा टॉपिक दे दो जो कुछ आए ही नहीं। और विवेकानंद जी को टॉपिक दिया शून्य। कौन सा दिया? शून्य। शून्य मतलब जीरो, जी का आगे पाचे क्यों को नवा पड़ा गया। अब जब विवेकानंद जी स्पीच देने आ रहा था, तो रास्ते में जब और जो बाबा जी बैठे हुए थे उन्होंने पकड़ लिया, चोला पकड़ा उनका। बोले क्यों जा रहा है, क्यों तेरी इज्जत खराब करा रहा है वहां जाके, तू क्या बोल लेगा जीरो पर है? जीरो तो जीरो है। अब बाबा जी को थोड़ी पता था भाई भारतीयों में यही तो ताकत है। तो उस बाबा जी ने और कहा अरे क्या है तुझमें? तब विवेकानंद जी बोले मुझ में आकर्षण है। बोला मुझ में आकर्षण है। जनाब बाबा जी बोले है कैसा आकर्षण? कोई आकर्षण नहीं है। तो छठ छठ विवेकानंद जी छुड़ा कर आ गए, और यहां जब स्टेज पर आए और आकर के बोले कि मुझे जो विषय मिला है वो सुनने था, तो सबसे पहले उन्होंने जो भाषण दिया वो जैसे मोदी जी बोलते हैं भाई और बहनों, है ना, तो यही उनके स्पीच थे। अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर्स, ऐसा कोई वाक्य बोला था इन्होंने। अमेरिका वालों ने पहली बार ऐसा कोई शब्द सुना था, इस ऐसा शब्द जो दिल को छू गया। पूरे जो हॉल थे उसमें गड़गड़ाहट होने लगी तालियों की। पहली बार वहां कोई ताली बजी ऐसे। फिर विवेकानंद जी बोले कि शून्य गोल है, ये धरती गोल है, ये आत्मा गोल है, और सबको ऐसा गोल गोल घुमाया कि 72 घंटे तक यही बताते रहे उन्हें। उन्हें क्या लग रहा था कि एक दो मिनट में नहीं, उनको तो लग रहा था वहां जाकर के राम राम करवा जैसी आदमी।
लेकिन एक शून्य से शुरू कर करके उन्होंने मतलब उसको ऐसा लिंक करके उनको महसूस भी नहीं हुआ कि क्या बता गया आदमी। और ऐसी ऐसी बातें। और विवेकानंद जी एक काम और किया, स्पीच देते गए पीछे हटते गए, स्पीच देते गए पीछे हटते गए। जब उनका स्पीच समाप्त हुआ तो सब लोग जो सभा स्थल था उससे दूर आ चुके थे। जो बाबा जी ने चोड़ा पकड़ा था विवेकानंद जी को, विवेकानंद जी का चोड़ा पकड़ा था ना, बोले क्या है तुझमें, उसको कहा कि देखा कि नहीं मेरा आकर्षण। वो बाबा जी बोला ना मैंने तो कुछ नहीं देखा। साला 72 घंटे से सुन रहा है कुछ नहीं देखा। तो विवेकानंद जी बोला अच्छा मुझ में कुछ नहीं है। बोला ना। बोला ऊपर देख। तो ऊपर देखा तो वो जहाँ सभा स्थल था वो गायब। क्यों? क्योंकि उनको तो सभा स्थल से विवेकानंद जी बाहर निकाल लिए उनको। तब वो बाबा जी देख करके चरणों में करके वास्तव में बोला आप में हमें पता ही नहीं चला कि आपकी तरफ हम कब खींचे चले आए। ऐसे थे विवेकानंद जी। जब दूसरे दिन अखबार निकला तो हेराल्ड जैसे कई अखबार थे, उन्होंने इसको विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा था। क्या कहा था? तूफानी हिंदू। और हेराल्ड ने तो यहां तक छापा था कि भारत में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण था। पूरा ईसाई धर्म प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण था। ये उसी समान था जिस प्रकार से हम सूरज को दीपक दिखाते हैं। भाई भारत तो इतना ज्ञानी है और हम भेज रहे थे भाई तुम अज्ञानी हो, ये लोग हमारे प्रचारक आ रहे हैं तुम्हें धर्म के बारे में ज्ञान देंगे। बोला सूरज को क्या दिखाया इन लोगों ने? दीपक दिखाया है। तो बहुत ज्ञानी थे विवेकानंद जी। ऐसा कहते हैं इनकी मेमोरी क्षमता बेहद अच्छी थी। एक बार ये ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो ट्रेन में बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे, और किताब पढ़ रहे थे तो किताब पढ़े और पेज फाड़े और ट्रेन की खिड़की से बाहर। तो एक परिवार बैठा हुआ था उनके सामने। तो एक महिला बोली भैया आप पेज पढ़ते हो फाड़ के फेंक देते हो, दोबारा नहीं पढ़ोगे? बोला दोबारा क्यों? बोला तुम्हें एक बार में याद हो गया? बोला हाँ। मिगला सोचा तगड़ा आदमी है। फिर विवेकानंद जी अगला पेज पढ़ा, फिर फाड़ा, फेंकने लगी तो उस औरत ने पकड़े, वो रुक, खोला। बोला मैं पूछती हूँ देखो तेरे को क्या याद है? विवेकानंद जी ने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप मिला लो। तो विवेकानंद जी ऊपर से लेकर नीचे तक की लाइनें वैसे की वैसे बोल दी। महिला ने वापस भी अड़ा किया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसे थे। और अपन कितनी बारी पढ़ लेते हैं फिर भी पार नहीं पड़ती है? 2-4 दिन फिर भूल जाते हैं अपन। ऐसा है विवेकानंद जी। एक बार इटली की तरफ इधर गए हुए थे तो कोई स्टेशन था तो ट्रेन आने में थोड़ा लंबा टाइम था। तो उन्होंने देखा यार 1 घंटे बैठे बैठे क्या करेंगे, तो पूछा यहाँ कोई आसपास बड़ा पंडित रहता है क्या? बोलो वो तो देखो सामने वाला घर, ये बहुत बड़े हमारे इटली के सबसे बड़े विद्वान है बोला ये। तो उसके पास गए तो उनसे जाके मिले। उनके टेबल पर उनका जो ग्रंथ रखा हुआ था तो विवेकानंद जी ने हाथ लगा, अरे बोला रहने दे रहने दे रहने, तेरे बस की बात नहीं है। विवेकानंद फिर अपने भारतीयों की तो आदत है किताब भले समझ में आई नहीं है खोल के जरूर देख लेते हैं एक बार, चाहे ऐसे पेज जलाएं। तो विवेकानंद जी ने उठा लिया और उस मैंने कहा नहीं खोल मत, और तुम्हारी औकात नहीं बोला इसको पढ़ सको। तो विवेकानंद जी ने इस किताब को दोनों हाथों के बीच में लेकर ऐसे घुमा दिया, ऐसे 2 बारी घुमा घेर के वापस रख दी। तब वो पंडित बोला देख लो मैंने पहले कहा था ना कि तुम्हारे बूते से बाहर है, तुम तो खोल भी नहीं पाए इसे। विवेकानंद जी ने कहा था भाई पूछ ले तू तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तू तो पूछ ले क्या लिखा हुआ है, तू तो पेज नंबर बोल बाकी तो मैं बता दूंगा। इतनी ताकत थी विवेकानंद जी में। विवेकानंद जी केवल 39 साल ही जीवित रहे। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि मैं 40 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहूंगा, और 40 नहीं 39 साल ही विवेकानंद जी जीवित रहे थे। इतने वो थे। अच्छा आप सोच रहे हो इनकी शक्ति कहां से आई? इनके गुरुजी जो रामकृष्ण परमहंस थे उनको साक्षात काली माता ने दर्शन दिए थे। आज तक जिन लोगों को काली माता ने दर्शन दिए हैं वो दोबारा किसी को दर्शन नहीं देते, है ना। उनके दर्शन अंतिम दर्शन करने के लिए आते हैं। और
रामकृष्ण परमहंस की छाती पर तो काली माता ने अपना उग्र चंडिका का रूप धारण करके छाती पर पांव रखा था। जब ये सदमा बर्दाश्त गए कर गए तो उनको आशीर्वाद दिया था। किसने? काली माता ने। किसको? रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस मरने से पहले सारी शक्तियां किसको दे गए थे? विवेकानंद जी को दे गए थे। तब उनमें ये शक्ति थी। ये बात है। और चरित्र के इतने धनी थे कि जब वो अमेरिका से लौट रहे थे तो हजारों की संख्या में लोग उनको स्टेशन पर छोड़ने आए, मतलब बंदरगाह पर। तो एक महिला विवेकानंद जी से बोली कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा था, इतने अच्छे अच्छे बाबा जी बैठे हैं, बोले इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, पैसे वाले हैं, मैंने तो एक कपड़े भी उधार के पहने हैं, मैं मेरा खर्चा ही नहीं चल रहा, तो मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। तो विवेकानंद जी ने मना कर दिया था, भाई ये अच्छे अच्छे इनसे शादी कर लो। महिला ने ना शादी आपसे ही करूं। विवेकानंद जी ने पूछा था कि आप मेरे से विवाह क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूं कि आप जैसा कोई तेजस्वी संतान मेरे उत्पन्न हो। इतना कहते विवेकानंद जी ऊपर से नीचे गिरे, धड़ देशी ने पक पक लिया कि मम्मी दोगी दूसो। भाई तेरे को, तू ये चाहती है कि मेरे जैसे संतान हो तो मैं ही तेरे बेटो बन जासी, तू दुख पावली फालतू सूट जवानो खर्चो लागसी, सारो बच जासी ना। और आज वाला कोई बाबा जी होता है ना, खींचे मत कोई ना, आचा 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 है। बताइए कितने महान संत हुए हैं। मतलब जिसने विवाह के लिए प्रपोज किया उसी को मम्मी बना के आ गए, आशीर्वाद दे मम्मी बोला है। तो ऐसे थे विवेकानंद जी। तभी तो आज अपन याद करते हैं, अपन दिवस भी मनाते हैं, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। और दोनों तरफ मैंने इसलिए लगाया हुआ है, इधर देखो दोनों तरफ विवेकानंद जी की फोटो है। इधर लिखा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और इधर है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि सोना नहीं है, मतलब लक्ष्य के लिए आपको क्या करते रहना है? मेहनत करते रहना है। तो ये विवेकानंद जी के बारे में था यहाँ। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो इसको। खेतड़ी का महल कहाँ है? झुंझुनू में। निर्माण किसने करवाया? भूपाल सिंह ने। राजस्थान का क्या है? दूसरा ताज हवा महल। और शेखावटी क्षेत्र का हवा महल है। इसको देख करके लखनऊ के भूल भुलैया की याद ताजा होती है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए, किसके समय आए? अजीत सिंह के समय। और इनका वास्तविक नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। इनको विवेकानंद जी की जो उपाधि दी थी वो अजीत सिंह ने दी थी। और विवेकानंद जी 11 सितंबर 1993 को धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, है ना। और रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो शुरुआत की गई थी 1963 में राजस्थान में। और संपूर्णानंद जी थे, इस संस्था का मतलब सोसाइटी बनी थी 1963 में। तो संपूर्णानंद हमारे उस समय राज्यपाल थे जिन्होंने इसका उद्घाटन